नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके साथ हम डिस्कस करेंगे सीडीपी के 60 प्रश्न, और ये 60 प्रश्न साथियों आपके सीडीपी को और बूस्टअप करने का काम करेंगे। आपकी सीडीपी को बहुत ही ज्यादा बूस्टअप एनहेंस करने का काम करेंगे। तो इन 60 प्रश्नों के जवाब कितने आप देते हैं, यह बात हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से कि अधिगम तब तक संभव नहीं है जब तक कि व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से नहीं हो। दोस्तों, क्या ना हो, कहा गया तत्पर नहीं हो, परिपक्व नहीं हो और सूझबूझ वाला नहीं हो, और इनमें से सभी। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि अगर अधिगम साथियों कब तक संभव नहीं है, भाई अगर वो तत्पर नहीं है, परिपक्व नहीं है और सूझबूझ वाला नहीं है, मतलब भाई किसी भी व्यक्ति को आप तभी सिखा सकते हो जब वह तत्पर हो, जब वह परिपक्व हो और जब वह सूझबूझ वाला व्यक्ति भी हो, तभी आप सिखा सकते हो। अर्थात एक तरीके से इसका डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। चलते हैं आगे प्रश्न पर कि रटने की आदत से क्या हानि होती है। बुद्धि कुंठित होती है, पाठ्यक्रम के अतिरिक्त और कुछ पढ़ने में रुचि उत्पन्न नहीं होती है, मौलिक चिंतन में बाधा पड़ती है और व्यक्तित्व का सही विकास नहीं होता। रटने की आदत से जो हानि होती है वो खुद के मौलिक, जो मूल रूप से हम चीजों को चिंतन करने का प्रयास करते हैं उसको नहीं कर पाते। इसलिए साथियों मौलिक चिंतन में क्या पड़ जाती है, एक तरीके से बाधा पड़ जाती है। अर्थात सी ऑप्शन सही होता है यहां पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए स्क्रीन पर क्या है प्रश्न कि उत्तर बाल्यावस्था का समय कब होता है। उत्तर बाल्यावस्था 1 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष और 12 से 18 वर्ष। जब बात आती है उत्तर बाल्यकाल की, तो आपको समझना है कि यह जो टाइम पीरियड होता है वह आपका 6 से 12 वर्ष का होता है। अब यहां पर ये जो चीज है ना उत्तर बाल्यावस्था, यह साथियों आपकी मैम के द्वारा सीडीपी की जो क्लास ली गई है, लगभग 1 घंटा 20 मिनट की मैराथन, उस क्लास में जो भी बाल्यकाल होता है, किशोरावस्था होती है, शैशवावस्था होती है, इन अवस्थाओं के बारे में डिटेल से समझाया गया है। तो आप वह सीडीपी की जो 1 घंटा 20 मिनट की क्लास है उसको जाकर के ले लीजिए। उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में और आई बटन जो आपको दिख रहा होगा उसमें दिया हुआ है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद उस क्लास को जरूर लीजिएगा, जिससे आपकी सीडीपी बहुत ही एनहेंस हो जाएगी। द टीचर्स हेल्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम है फ्रेंडसन। क्या नाम है, फ्रेंडसन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। सभागार, घर, खेल का मैदान और विद्यालय और कक्षा पर्यावरण। तो यहां पे जो जवाब निकल के आता है वो है विद्यालय और कक्षा का जो पर्यावरण है, वहां पर हमें संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से समझने में, परिभाषित करने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल से सही हो जाता है। चलेंगे आगे की ओर। शिक्षा जीवन में शिक्षा का कार्य क्या है। भाई शिक्षा जीवन, जो शैक्षिक जीवन होता है, एजुकेशनल जो लाइफ होती है, उसमें एजुकेशन का लाइफ मतलब क्या रोल होता है। तो आप सभी समझदार हैं। भाई संयुक्त एकता का विकास करना, मतलब सभी की एकता का। जब दोस्तों हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हम लोग संयुक्त एकता की बात करते हैं, चाहे वो वैश्विक स्तर पर हो या फिर वो अपने देशीय स्तर पर हो। ठीक है, तो वहां पे संयुक्त एकता की हम बात करते हैं। बात है शिक्षा है क्या है, एक सामान्य प्रक्रिया है, एक सामान्य विधि है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और विद्यालय ज्ञान तक को सीमित करने वाली प्रक्रिया है। तो शिक्षा क्या है, जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। आपका सी ऑप्शन सही होता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य क्या होगा। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य क्या होता है। बालकों को सीखने के पूरे पूरे अवसर प्रदान करें, छात्र और छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा पूरा ध्यान दें, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उसके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें और उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 8 क्या कहेगा कि मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य क्या है। तो मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य भाई बालकों को सीखने के पूरे पूरे अवसर मिले, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा पूरा ध्यान दिया जाए,
व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उसके समुचित वातावरण की व्यवस्था करे, अर्थात उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जब बालक अपनी असफलताओं के दोष को किसी और के ऊपर लादने की कोशिश करके अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है, वह विधि कहलाती है, क्या कहलाएगी? रचनात्मक समायोजन कहलाएगी, मानसिक मनोरचनाएं कहलाएगी, स्थानपन्न समायोजन कहलाएगी, और इनमें से सभी। तो आपको बताना है कि जब बालक अपनी असफलताओं के दोष को किसी और के ऊपर लादने का काम करे, बालक जो है भाई अपनी जो भी असफलताएं हैं उनको किसी और के ऊपर लादने का काम करे, तो वह क्या कहलाएगा एक तरीके से? और अपने जो भी भाई उसकी समस्याएं हैं, जो भी परेशानी है, उसको वो क्या कर रहा है? अपनी माँ के ऊपर लाद दे रहा है। मतलब जो समस्या थी वो उसका स्थानपन्न कर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो वो क्या होगा? स्थानपन्न डिस्प्लेसमेंट। आपने अक्सर देखा होगा स्कूल से बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है, वो बच्चों के करने के लिए होता है, लेकिन अक्सर आपने ये पाया होगा कि वो प्रोजेक्ट उनकी माताओं के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। तो वो अपना जो तनाव है ना, उसको कम करने के लिए क्या कर देता है? वो सारा का सारा माँ पर डाल देता है। तो वो एक तरीके से क्या चल रहा है? ट्रांसफर चल रहा है। जो भी समस्या है उसको ट्रांसफर कर दो, काम खत्म करो। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चों का स्वभाव होता है, क्या होता है? माता के अनुकूल होता है, पिता के अनुकूल होता है, दोनों के अनुकूल होता है, और अपने मित्रों के अनुकूल होता है। तो बच्चों का जो स्वभाव होता है ना दोस्त, वो पिता के अनुकूल होता है, काय के? पापा के अनुकूल होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होता है यहाँ पे। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि गीजू भाई को किस उपनाम से जाना जाता है? भाई के नाम से, बाल गांधी के नाम से, चाचा के नाम से, और बाबा के नाम से। तो यहां पे जो उत्तर होगा दोस्त वो होता है बाल गांधी के नाम से हम गीजू भाई पदेखा को जानते हैं। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अंतर्मुखी बालक क्या होता है? सभी के साथ मिलकर चलने वाला, समस्याओं को पारंपरिक रूप से समझने वाला, एकांत में विश्वास करने वाला, और स्वयं को यथार्थ के अनुकूल ढालने वाला। भाई अंतर्मुखी जो बालक होता है वो हमेशा अकेलेपन में जीने का प्रयास करता है, मतलब एकांत में वह विश्वास करता है। इसका सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि भाषा एवं शारीरिक विकास में उभयनिष्ठ तत्व है, क्या है? विभिन्न आयु में वृद्धि का प्रस्फुटन, अनुभव पर निर्भर होना, प्रशिक्षण पर निर्भर होना, और उपरोक्त सभी। तो भाषा और शारीरिक विकास में उभयनिष्ठ तत्व आपको बताना है। जब आप इसमें उभयनिष्ठ तत्व को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, भाषा और शारीरिक विकास में, तो वहां पर जो मिलेगा कि जो विभिन्न आयु के जो बच्चे होते हैं ना, उनमें हम वृद्धि का प्रस्फुटन करते हैं। क्या करते हैं? वृद्धि का प्रस्फुटन करते हैं। आपका ए ऑप्शन सही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, क्या है? विज्ञान है, कला है, ए और बी, और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? भाई शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो विज्ञान और कला दोनों है, अर्थात सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, कथन है किसका? शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, यह कथन किसका है? तो जब आप इस कथन की बात करते हैं तो यह कथन डॉक्टर राधाकृष्णन का है। आपका सही जवाब बी ऑप्शन होगा। क्या होगा बेटा? बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति, अनुकरण की प्रवृत्ति, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, और संचय की प्रवृत्ति। तो बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो वह क्या है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व। क्या है बेटा? अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो है यह बाल्यावस्था की प्रमुखता नहीं है। बाकी बाल्यावस्था में आप प्रबल जिज्ञासा होती है, अनुकरण होता है, संचय की प्रवृत्ति होती है, बच्चों को चीजें इकट्ठे करने का शौक सा लगता है। उस टाइम पे कहा गया शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, कौन सा? भाई बालक, शिक्षक, पाठ्यक्रम और पुस्तक। तो आप देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का सेंटर क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो सेंटर है आज के समय में वो बालक है। कौन है बेटा? बालक है। आपका ए ऑप्शन सही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर। कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? प्रभुत्ववादी उपागम,
प्रजातांत्रिक उपागम छात्रों के दुर्व्यवहार की व्यस्तता से कम करने की उपाय और निष्पक्ष रूप से विद्यालय नियमों के अनुपालन की बाध्यता। भाई कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि क्या होगी? तो कहा गया कि जो प्रजातांत्रिक उपागम है, ठीक है, प्रजातांत्रिक उपागम है, यह साथियों सबसे जरूरी है, सबसे उत्तम विधि है। इसमें क्या होगा, बच्चे अपने आप में अपने लीडर को चुनने का प्रयास करेंगे और उसके अंडर में पूरी की पूरी क्लास क्या रहेगी, नियंत्रित रहेगी और एकजुट होकर के काम करने का प्रयास करेगी। बालक के व्यवहार में परिवर्तन के लिए किस व्यवहार अध्ययन की विधि का सहारा लिया जाता है? साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, उपचारात्मक विधि और प्रयोगात्मक विधि। तो बालक के व्यवहार में परिवर्तन के लिए किस व्यवहार अध्ययन विधि का सहारा लिया जाता है? आप सभी जानते हो कि अगर मुझे किसी बालक के अंदर परिवर्तन करने का कार्य करना है तो वहां पर हमें भाई उपचारात्मक विधि का प्रयोग करना होगा। क्या करना होगा? उपचारात्मक विधि का प्रयोग करना होगा। आपका सही जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कैटल ने व्यक्तित्व के प्राथमिक सील गुण कौन से बताए हैं? 12, 20, 10, 13। तो कैटल ने कितने बताए हैं? तो आप याद रखिएगा कि जो सील गुण बताए हैं उनकी संख्या 12 होती है। कितनी होती है मित्र? 12 संख्या होती है। मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से सफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है। यह कथन किसका है? कुप्पू स्वामी का, फर्डसन का, स्किनर का और ड्राइवर का। मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से सफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। यह जो कथन है साथियों, यह फर्डसन का कथन है। किसका? फर्डसन के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। आपका बी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगत सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया? वो कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने अधिगत सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया? तो उन मनोवैज्ञानिक का जो नाम निकल के आता है वो है स्किनर। स्किनर वो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने अधिगत सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया। लेकिन पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो हल के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? हल के द्वारा दिया गया। आपको जो आई बटन में वीडियो दिया है उसको देख लेना चाहिए, वह सीडीपी का मास्टर वीडियो है। यदि सभी छात्र आपके प्रश्न का सही उत्तर नहीं देते तो आप क्या करेंगे? भाई आप क्या करेंगे? तो हम कोशिश करेंगे कि वो जो प्रश्न है उसको पूछने का तरीका बदल देंगे तो शायद बच्चे उत्तर सही प्रकार से कर पाए। तो आपका सही उत्तर क्या आएगा? डी ऑप्शन आएगा। समझ में आ गई बात? वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता या घटाता है उसे कहते हैं। वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर आता है अभिप्रेरणा कहते हैं। भाई मोटिवेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौड़ नियम भी हैं जो मुख्य नियमों से विस्तार देते हैं। आपको बताना है इनमें से गौड़ नियम कौन सा है। देखो आपके प्रमुख नियम आप जानते हो 3 हैं, लेकिन 5 नियम आपके गौड़ बताए जाते हैं, ऐसा ही कुछ है ना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा गौड़ नियम है। देखो प्रयत्न और भूल का नियम, अभ्यास और अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये आपके मूल नियम है, मुख्य नियम है। ठीक है, तो जो गौड़ नियम है वो क्या होगा? बहुप्रतिक्रिया आपका गौड़ नियम होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले एक प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में से बाल अपराध श्रेणी में रखा जा सकता है? माता पिता की बात न मानना, गंदी भाषा का प्रयोग करना, आवारागर्दी करना और उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में से बाल अपराध की श्रेणी में जिसे रखने का प्रयास करते हैं वो क्या होगा भाई? तो आप देखेंगे कि जो ये सभी पॉइंट दिए हैं वो सब हम बाल अपराध की श्रेणी में रखते हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? प्रतिवर्ती, निरंतरता, अनुक्रामिकता और सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो प्रश्न नंबर 27। तो भाई यहां पे क्या होगा? मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से तो प्रतिवर्ती जो सिद्धांत होता है यह साथियों विकास का सिद्धांत नहीं है। आगे चलेंगे। बाल्यावस्था होती है। भाई बाल्यावस्था का जो टाइम पीरियड है वो कितना है?
आपको कई बार बताया है, जो 5 से 12 वर्ष होती है, 5 से 12 वर्ष, कहीं कहीं पे 6 से 12 वर्ष, तो वो आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। श्रृंखला अधिगम में विपरीत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उपरोक्त दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो श्रृंखला अधिगम होता है यह हम कहां से करते हैं? उपरोक्त दोनों से। सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। श्रृंखला अधिगम में हम विपरीत शब्दों का भी प्रयोग करते हैं और समानार्थी शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। अगला है व्यक्तित्व। व्यक्ति की संपूर्ण प्रतिक्रियाओं एवं प्रतिक्रिया संभावनाओं का संस्थान है, जैसा कि उसके परिवेश में जो सामाजिक प्राणी है उसके द्वारा आंका जाता है। यह व्यक्ति के व्यवहारों का एक समायोजित संकलन है जो व्यक्ति अपने सामाजिक व्यवस्थापन के लिए करता है। वह कथन क्या होगा? तो यहां पर जो आपका कथन निकल के आता है वो है डैशिल। डैशिल आपका राइट आंसर होता है। यहां पर ए ऑप्शन सही होगा। अब तेजी के साथ प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। कहा गया थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है। तो थॉर्नडाइक का जो मुख्य नियम नहीं होता वो कौन सा है भाई? तो आप अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, आत्मीकरण का नियम, संतोष का नियम। तो यहां पे आप देखने का प्रयास करेंगे कि जो आत्मीकरण का नियम है, आत्मीकरण का जो नियम है यह साथियों मुख्य नियम नहीं है। चलेंगे आगे की ओर। कहा गया कि आत्मनिरीक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो आत्मनिरीक्षण विधि का प्रतिपादन लॉक के द्वारा किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा कि बालकों की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु कितनी होती है? बालिकाओं की जो लंबाई बढ़ती है वो अधिकतम कितनी आयु तक बढ़ती है? तो कहा गया 16 वर्ष की आयु तक क्या बढ़ती है? लंबाई बढ़ती है। क्या बढ़ती है? लंबाई बढ़ती है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। और सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। तो प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। तो आप देखेंगे कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ साथ अंतः संबंधित होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कहा गया प्रोजेक्ट पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रोजेक्ट पद्धति का प्रतिपादन किलपैट्रिक के द्वारा किया गया। आप ऑप्शन तेजी के साथ पढ़िएगा जिससे कि मैं आंसर बताऊं तब तक आपका उत्तर आ जाए। व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित विधि नहीं आती: डाल्टन विधि, सामूहिक शिक्षण पद्धति, कंडक्ट पद्धति और प्रोजेक्ट योजना। तो आप देखेंगे यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा कि व्यक्तिगत शिक्षण में जो विधि नहीं आती वो है सामूहिक शिक्षण पद्धति। भाई सामूहिक शिक्षण पद्धति है तो वहां पे व्यक्तिगत रही कहां वो? ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा यहाँ पे? बी ऑप्शन। मानवीय अधिगम में निम्न में से कौन सा कारक अधिक महत्वपूर्ण है? जब हम बात करते हैं मानवीय अधिगम की तो कौन सा कारक अधिक महत्वपूर्ण होता है? कहा गया पुनर्स्थापना आपकी सबसे महत्वपूर्ण होती है। आपका सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त एक गौड़ नियम भी है जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। वे गौड़ नियम हैं, कौन कौन से हैं? तो आप देखो यहां पर भाई, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, प्रयत्न और भूल का नियम, ये तो क्या हो गए भाई? मुख्य नियम हो गए। लेकिन जो गौड़ नियम है वो आपका है बहुप्रतिक्रिया नियम। क्या है? बहुप्रतिक्रिया नियम। आपका बी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म और अमूर्त प्रश्नों का चिंतन तथा मनन करने द्वारा हल करना है वह क्या कहलाता है? तो आप देखेंगे अमूर्त बुद्धि आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या प्रश्न दोबारा पढ़ लीजिए अगर नहीं पढ़ पाया हो तो। जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म और अमूर्त प्रश्नों का चिंतन तथा मनन करने द्वारा हल करना है उसे क्या कहते हैं? भाई चिंतन और मनन कहां पे होता है? वो अमूर्त बुद्धि का काम होता है, वह काम करती है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने में प्राकृतिक वातावरण की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यह कथन किसका है? तो आप देखेंगे यह कथन ऑर्गबर्न और निमकॉफ का है। किसका है? ऑर्गबर्न और निमकॉफ का यह कथन है जिसमें
प्राकृतिक वातावरण की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अगला है व्यक्तित्व आकलन विधि है। भाई व्यक्तित्व आकलन विधि किसे मानते हैं? तो कहा गया कि खेल और अभिनय विधि को, बीएफ स्किनर का टेंटोफॉन को और कहानी आपूर्ति परीक्षण को। तो व्यक्तिगत आकलन के लिए जो विधि इस्तेमाल की जाती है वो ये खेल विधि भी होती है, बीएफ स्किनर का टेंटोफॉन होता है, कहानी पूर्ति परीक्षण होता है। उपरोक्त सही जवाब सही हो जाता है। जिन आदतों का संबंध मस्तिष्क से होता है वह कौन सी है? भाई जिन आदतों का संबंध सीधा सीधा मस्तिष्क से होता है वह नाड़ी मंडल संबंधी आदतें होती हैं। कौन सी? नाड़ी मंडल संबंधी आदतें होती हैं। इसी के साथ यहां पे 3 प्रश्न और करेंगे। संचयी अभिलेख से क्या होता है? तो संचयी अभिलेख से क्या होता है? भाई जो भी आने वाली पीढ़ी होती है उसको ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात डी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से प्रेरणा का स्रोत नहीं है। जिसे हम प्रेरणा का स्रोत नहीं मानते, ठीक है, वो चालक भी नहीं है, प्रेरक भी नहीं है और उद्दीपन भी नहीं है। ये तीनों ही साथियों आपके प्रेरणा के स्रोत नहीं है। उपरोक्त सभी आंसर सही होगा। और देखेंगे अंतिम प्रश्न कि अपराधी प्रवृत्ति वाले बालक के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है। तो यहां पर सही जवाब आता है कि अपराधी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति प्रवृत्ति के बालक के लिए सबसे उपयोगी विधि क्या होगी? उपचारात्मक विधि हो जाएगी। डी आंसर सही हो जाता है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने उन सभी साथियों के साथ जिससे कि वे भी इस क्लास को लेकर के आनंदित हो सके, क्लास ले सके। मिलते हैं नए टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।